अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप है यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने चैप्टर नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन शुरू करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन यानी आदमी है अंदर या इंसान है अंदर सांस लेने वाले अमल या सांस लेने वाला जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। अब इंसान हो, सांस लेने की ज़रूरत, जो गैसियस एक्सचेंज है, जो गैसों का तबादला है माहौल और जानदार है दरमियान में, ये लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब जानदार हो, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए उसने अपने अंदर एक प्रोसेस डेवलप किया था, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमने फर्स्ट ईयर में बायो एनर्जेटिक्स में ये सारा टॉपिक डिटेल से पढ़ा हुआ है। हमने वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑक्सीजन जो है वो हमें इन्वायरमेंट से लेनी पड़ती है। इसका मतलब है अब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद होना चाहिए, ऐसा निज़ाम मौजूद होना चाहिए जो उस ऑक्सीजन को बाहर इन्वायरमेंट से अंदर जिस्म है अंदर लाए और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाए, हर सेल को दी जाए ऑक्सीजन और वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन हो। तो अब ये जो रेस्पिरेशन है दो लेवल पे होती है, एक तो होती है सेल लेवल पे, दूसरी होती है जानदार है लेवल पे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे। तो इसी तरह रेस्पिरेशन जो है उसे हमने दो लेवल्स पे डिवाइड किया हुआ है। पहला है सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन। जब है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन जो जानदार है लेवल पे होती है, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसका थर्ड नाम है वेंटिलेशन, फोर्थ नेम है ब्रीथिंग और नंबर 5 पे है गैसियस एक्सचेंज। ये 5 नाम है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन है। जब है सेलुलर रेस्पिरेशन है सिर्फ 2 नाम है, इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके 5 नाम है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। या फिर सवाल पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड वेंटिलेशन, ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज, कोई भी नाम दे देता है वो। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है ये सेल है अंदर होती है, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। जब है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है या मैकेनिकल प्रोसेस है, जिस्मानी अमल है। इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में इसका मतलब है फूड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होनी है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है वो केमिकल प्रोसेस है। इस फूड ही ब्रेक डाउन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देता है। ये इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, यानी ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड लाई जाती है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। ये सारा प्रोसेस अब हम डिटेल से पढ़े हैं, जो है इंटरनल रेस्पिरेशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है। इंटरनल रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इंटरनल रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जब है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है उसके लिए लंग्स, गिल्स और स्किन जो है वो इस्तेमाल होती है। इंटरनल रेस्पिरेशन है मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, इंस्पायरेशन सांस को अंदर ले जाना, एक्सपायरेशन सांस को बाहर निकालना। अब दोनों जो इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इनके दरमियान में ऑक्सीजन जो है वो इंटरलिंक्ड है। मसलन कैसे, ब्रीथिंग के दौरान, वेंटिलेशन के दौरान ऑक्सीजन बाहर से अंदर जानदार में आती है, माहौल से जानदार है अंदर ऑक्सीजन आई। अब ये ऑक्सीजन जो है वो इंटरनल रेस्पिरेशन में यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो गई।
इसका मतलब है ऑक्सीजन दोनों रिस्पायरेशन है दरमियान में एक ब्रिज है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वो उसके ज़रिए से ऑक्सीजन अंदर आती है, वो फिर हर सेल हो डिवाइड ही जाती है, हर सेल के अंदर इंटरनल रिस्पायरेशन यानी सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। इसका मतलब है उसे ऑक्सीजन पहुंचाने वाला एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इसका मतलब अब ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है ज़रिए से ऑक्सीजन अंदर आती है, इंटरनल रिस्पायरेशन में यूज़ होती है। दोनों प्रोसेस के दरमियान में ऑक्सीजन जो है वो एक इंटरलिंक्ड ब्रिज है। अब हमने पढ़ना है रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसमें ऑक्सीजन बाहर से अंदर लाई जाती है और अंदर इस्तेमाल होती है, उसे हमने कहा रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम, हवा जो है, हवा में ऑक्सीजन थी, हवा बॉडी के अंदर आई। अब जिस्म, अब फेफड़ों के अंदर हवा तो मौजूद है, अब फेफड़ों से डिस्ट्रीब्यूट करवानी है पूरे जिस्म हो। इसका मतलब है कोई तो ऐसा सरफेस एरिया होता है ना जहाँ से अब पूरे जिस्म में ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है। जाहिर बात है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फेफड़ों ने खुद तो ऑक्सीजन देने कहीं पे नहीं ना जाना हो, वो तो अपने प्लेस पे हैं ना मौजूद, उन्होंने वो ऑक्सीजन देनी है ब्लड हो। आपको पता है ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, ब्लड पूरे जिस्म में जाता है, वहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ ऑक्सीजन पहुँचा दी जाती है। अब फेफड़ों से ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन है, उसके लिए ये जो दरमियान में फेफड़ों की दीवार है, इधर से ब्लड कैपिलरी की दीवार है, उसके अंदर ब्लड है, ऑक्सीजन है, फेफड़ों से ब्लड है अंदर जाना, ये एक सरफेस है दरमियान में, तो उसे खराश हर है, इसने ब्लड वेसल में इंटर होना है। तो इसका मतलब है वो सरफेस एरिया ऐसा होना चाहिए जिसमें से ऑक्सीजन इजीली ट्रांसपोर्ट हो है, डिफ्यूज हर है, वो ब्लड वेसल है अंदर इंटर हो है, पूरे जिस्म में फैले ही। अब वो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड है, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इन लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। अब रेस्पिरेटरी सरफेस से पहले डेफिनेशन करते हैं, एरिया वेयर गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली टेक्स प्लेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। जानदार और माहौल के दरमियान में जहाँ पर गैसों का तबादला होता है, उस सरफेस का, उस सतह का नाम है रेस्पिरेटरी सरफेस। अब उस सरफेस में कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी है वो मॉइस्चराइज होनी चाहिए। वो सरफेस जो है उस पे जो है वो वाटर हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, वाटर उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो सरफेस एरिया जो है वो परमिएबल होना चाहिए, मसामदार होना चाहिए, सुराखदार होना चाहिए, जिसमें से इजीली चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। थिन लेयर होनी चाहिए, वो जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो थिन होनी चाहिए। अगर वो पहले ही मोटी है तो उसमें से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती, वो जितनी ब्रीफ होती है ऑक्सीजन इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो उसकी जो थिकनेस है, मोटाई जो है वो या तो लेस देन 1 मिलीमीटर होनी चाहिए या फिर हद 1 मिलीमीटर होनी चाहिए। ये MCQ है। रिस्पायरेटरी सरफेस की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कितनी होनी चाहिए, 1 mm या फिर लेस देन 1 mm। इसके बाद लार्ज सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा हो उतने मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इजीली डिफ्यूज आउट हो रहे हैं, डिफ्यूज आउट हो रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स है अंदर जाए हैं। अगर सरफेस एरिया ही थोड़ा है उसके साथ थोड़ी सी ब्लड वेसल अटैच होती हैं, तो थोड़ा ऑक्सीजन जो है वो थोड़ी कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। गुड ब्लड सप्लाई, उनके साथ ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जब सांस के ज़रिए से हवा अंदर जाए तो उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड की तरफ जो है वो डिफ्यूजन
तरह। उसके बाद हुड वेंटिलेशन यानी स्टीप डिफ्यूजन ऑफ रेडिएंट्स। स्टीप डिफ्यूजन ऑफ रेडिएंट से मुराद है फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन लेवल हाई होना चाहिए, ब्लड में जो है वो लेवल लो होना चाहिए, तब ये एक रेडिएंट बनता है और फिर हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो ऑक्सीजन है ट्रांसपोर्ट होती है। ये 5 खसूसियात होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम सरफेस में, तब जाके ये ऑक्सीजन ही डिफ्यूजन जो है वो आसान हो जाती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, इंसान है अंदर सांस लेने वाला अमल। बॉडी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड यानी जिस्म है अंदर जो मादे पाए जाते हैं, जो फ्लूइड पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, उन्हें दरमियान में, और इन्वायरमेंट है दरमियान में जो गैसों का तबादला करने वाला सिस्टम है, उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ही डेफिनेशन है। अब नीड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन, ये आप ही बुक में शामिल नहीं है, ये पुराने सिलेबस में शामिल थी, लेकिन न्यू सिलेबस जो आया उसमें इसका दूर दूर कोई भी जिक्र मौजूद नहीं है। नीड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। अब एक सेल जो होता है वो चारों अतराफ से इन्वायरमेंट के साथ बराह रास्त राबते में होता है, तो इजीली इन्वायरमेंट से गैसों का तबादला आसानी से होता है, अंदर डिफ्यूजन हर जाती हैं, इन्वायरमेंट से गैसेस जो है वो इजीली अंदर डिफ्यूजन हर जाती हैं और अंदर से जो है वो बाहर डिफ्यूजन कर जाती हैं, इसलिए उन्हें फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है, यूनिसेलुलर ही। लेकिन अब आदमी जो है, इंसान जो है, ह्यूमन जो है, एनिमल जो है, प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, एनिमल्स और ह्यूमन से अंदर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से ये मिलके बने हुए हैं। तो अब ये काफ़ी सारे सेल हैं, तो हर सेल के पास ऑक्सीजन जो है वो पहुंचानी है। अब हर सेल जो है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से इंटरलिंक्ड नहीं है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट से गैसेस ना तो डिफ्यूजन हर है अंदर आ सकती हैं, ना डिफ्यूजन हर है बाहर जा सकती हैं, इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसों के तबादले के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है, इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिवेलप हुआ। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 हिस्से कौन से हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हम ये डायाफ्राम से समझते हैं, ये है नोज और फेरेंस, ये नोज वाला एरिया और ये फेरेंस, ये दोनों चीजें जो हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आती हैं। फेरेंस से नीचे लेरेंस मौजूद है, लेरेंस विंड पाइप, ब्रोनकाई, प्राइमरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई, टर्शरी, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, लंग्स, ये सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है। अब यहाँ से पार्ट्स समझें, ये नोज है, नोज ही जो बाहर वाली ओपनिंग है, जो हमें बाहर सुराख नजर आते हैं, जिन्हें हम बाहर नथने बोलते हैं उर्दू में, उन नथनों का नाम है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के लिए एक टर्म यूज होती है जिसका नाम है नेरस, NARES, नेरस। नेरस का मतलब होता है नॉस्ट्रिल, नथने। चूहे ये हमें बाहर से नजर आ रहे हैं तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। अब इसके अंदर एक खाली जगह होती है, हॉलो स्पेस होती है, उसका नाम है नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी जो है वो यहाँ पे जाके दोबारा पीछे यहाँ पे स्पल मौजूद होती है, उसके अंदर 2 सुराख होते हैं, वो भी नॉस्ट्रल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल, इंटरनल नॉस्ट्रल।
अब इंटरनल नॉस्ट्रल है जरिए से, अब वहां पे जहां पे इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं उससे पीछे सफल है अंदर दो साइनोसिस होती हैं। एक जो होती हैं ये इंटरनल नॉस्ट्रल है पास होती हैं यहाँ पर, और दूसरी जो होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। ये दो साइनोसिस होती हैं, इन्हें अंदर फ्लूइड भरता है। ये आगे चल है हम स्टोरी सारी पढ़े हैं। तो ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के बाद ये वाला हिस्सा जो है ये फेरेंस आ जाता है। इधर से ये ओरल कैविटी, ओरल चैम्बर है, इसका नाम है ओरल कैविटी। ये जो फेरेंस है ना, जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है, ये कॉमन पाथवे बन जाता है। इधर से हवा भी इधर से आ रही होती है और ओरल चैम्बर से फूड भी आ रहा होता है। फेरेंस जो है ये कॉमन पाथवे बन जाता है, वो रास्ता जहां से हवा भी नीचे जा रही होती है और फूड भी जो है वो नीचे जा रही होती है। अब यहाँ पर हमने फूड नहीं पढ़ना क्यों है, वो हमने चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन में पढ़ लिया। उसके बाद फेरेंस के बाद हिस्सा आ जाता है लेरेंस। लेरेंस अगर आप देखें तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, इसे हम बोलते हैं लेरेंस। लेरेंस से जो है आगे विंड पाइप शुरू होता है जिसका नाम है ट्रेकिया। ट्रेकिया या विंड पाइप वो फर्दर डिवाइड होता है दो हिस्सों में जिसका नाम है प्राइमरी ब्रोनकाई। विंड पाइप दो हिस्सों में डिवाइड होता है जिसका नाम है प्राइमरी ब्रोनकाई। ये जो प्राइमरी ब्रोनकाई है ये फर्दर डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोनकाई में। ये सेकेंडरी ब्रोनकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होती है टर्शरी ब्रोनकाई में। टर्शरी ब्रोनकाई इतनी फाइनेस्ट ट्यूब्यूल्स बनाती हैं जिनका नाम है एल्वियोलर डक्ट, और हर एल्वियोलर डक्ट है सामने एक एल्वियोलाई होती है। अब एल्वियोलर डक्ट है सामने आहे एल्वियोलर डक्ट डिवाइड हो है जो है वो आहे काफी सारी एल्वियोलाई थैलियां अटैच होती हैं, सैटेलाइट स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं। असल में जो गैसों का तबादला है वो इस एल्वियोलाई बेस पे होता है। इस एल्वियोलाई ही जो मेम्ब्रेन होती है, असल में ये जो रिस्पायरेटरी सर्फेस की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो असल इस एल्वियोलाई ही मेम्ब्रेन ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गैसों का तबादला होना है। तो ये एक सरसरी सी डायाफ्राम है। आगे हम पूरा टॉपिक भी पढ़ते जाते हैं और ये यहाँ से पाथवे भी साथ में पता चलता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में दो हिस्से हैं, नोज और फेरेंस। नोज जो है ये ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है, यानी ये हमें बाहर से नजर आने वाला सिर्फ यही हिस्सा है, बाकी हिस्से तमाम है तमाम जिस्म है अंदर है। ये बना किस चीज से है? नोज बोन से बना है, हड्डी से, कार्टिलेज और फैटी टिश्यू से। इन तीन चीजों से मिल है बना हुआ है। अब एक्सटर्नल नेरस, यानी मैंने यहाँ पे बताया एक्सटर्नल नेरस जो हमें बाहर ओपनिंग नजर आती है, नथने नजर आते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के लिए हम टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है नेरस। एक्सटर्नल नेरस मतलब बैरूनी जो ओपनिंग है, जो बाहर से ओपन हुई जगह हमें नजर आती है, नथने। इनर होलो स्पेस, जो इसके अंदर इनर होलो स्पेस है, खाली जगह है, उसे हम बोलते हैं नेजल कैविटी। आपको पता है हमारी नेजल कैविटी दरमियान से डिवाइडेड होती है, पार्टीशन हुई होती है। इस पार्टीशन का नाम है नेजल सेप्टम। सेप्टम का लफ्ज जहाँ पे भी आया है दीवार के लिए इस्तेमाल होता है, वॉल होती है। तो ये नेजल कैविटी को दरमियान से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होती है जिसका नाम है नेजल सेप्टम, और ये नेजल बोन होती है जो इसे डिवाइड करती है। अब ये जो नेजल कैविटी जो शुरू वाला एरिया होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है पास है, वहां पर एरिया नियर नॉस्ट्रल्स कंटेन हेयर्स, यहाँ पर बाल होते हैं। अब यहाँ पे बाल होते हैं तो इसका मतलब है इस एरिया का नाम हो उसने दे दिया वेस्टिब्यूल्स, यानी जिस नाक के शुरू वाले एरिया में जहाँ पर बाल होते हैं उस एरिया का नाम
उसने दे दिया वेस्टिब्यूल्स। अब नॉस्ट्रल यानी वेस्टिब्यूल्स और नेजल कैविटी, इसके अंदर सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। दरअसल आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ स्टमक की जो लेयर थी उसकी एनाटॉमी आपने देखी, उसमें म्यूकोजा लेयर, सब म्यूकोजा लेयर, मसल लेयर, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल लेयर। तो ये जो म्यूकोजा लेयर होती है ना, ये जो बिल्कुल अंदर वाली दीवार होती है, नेजल कैविटी की जो इनर लेयर होती है वो म्यूकोजा लेयर होती है और वो सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इसका काम होता है म्यूकस पैदा करना। उस म्यूकस लेयर है नीचे जो है बाहर वाली साइड पे सब म्यूकोजा लेयर होती है और उसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। अब ये जो हेयर्स और सिलिया है ना म्यूकस मेम्ब्रेन जो इंटरनल लेयर बना रही हैं म्यूकोजा लेयर, इससे जो सिलिया होते हैं और हेयर्स होते हैं ये दरअसल जो है वो फिल्टर ऑफ द एयर कर रहे होते हैं, हवा को फिल्टर कर रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर का मतलब है ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो हमें नजर नहीं आते, छोटे जानदार जर्म्स जो हैं उन्हें ट्रैप कर लिया जाता है, वो इतनी हेयर्स और सिलिया है अंदर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। प्लस डस्ट पार्टिकल, हवा में हर टाइम डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं, जब हम अंदर सांस ले जाते हैं तो ये भी डस्ट पार्टिकल जो है वो अंदर चले जाते हैं, तो ये यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन है ये म्यूकस पैदा करती है, चिपचिपा मादा पैदा करती है। ये चिपचिपा मादा हेयर्स के साथ अटैच हो है, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट हो ट्रैप करता है, दूसरा साथ में एयर हो मॉइस्चराइज करता है। क्यों है, एयर में मॉइस्चर का कंटेंट होना चाहिए। मौसम में तब्दीली आती रहती है, बाहर मौसम ज़्यादा गर्म हो जाता है, समर सीजन में ह्यूमिडिटी लो हो जाती है, एयर के अंदर मॉइस्चर मौजूद नहीं होता, ये मॉइस्चर एयर के साथ अंदर जाता है तो ये मॉइस्चराइज करती है। और दूसरे नंबर पर टेम्परेचर हो, बाहर टेम्परेचर जो भी है ये एयर हो वार्म करती है, वार्म करने के साथ इसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है करीब ले जाती है। ये एमसीक्यू है। अब नेजल कैविटी और साइनोसिस, ये जो साइनोसिस खाली जगह है ये नेजल कैविटी के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये बात फिर एक एडिशनल बात है, आपके सिलेबस में नहीं डिस्कस हुई। तो अब नेजल कैविटी और साइनोसिस जो हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं और इनके अंदर फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है। हर टाइम नहीं होता, बाज दफ़ा होता है, बाज दफ़ा इन्हें अंदर फ्लूइड जो है वो अकोमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से साइनोसिस हेडेक। आपने बाज दफ़ा ये सुना होगा मुझे यहाँ पे दर्द हो रही है, इसे आपने बाज दफ़ा अपने लफ्ज़ों में ये भी बात बंदे बोलते हैं तो मुझे पुड़पड़ी में दर्द होती है। तो वो जो इस एरिया में दर्द होती है वो दरअसल इस साइनोसिस में जो है फ्लूइड जमा हो जाता है, वो फ्लूइड जो है बाद में इस पेन का बायस बनता है। इसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं टीयर ग्लैंड्स जो आंसू पैदा करते हैं। अब ये आंसू जो हैं वो बाज दफ़ा आने तो आइस से आने चाहिए, ये आंसू हमेशा आइस से आते हैं, आँखों से आते हैं बाहर, लेकिन बाज़ दफ़ा ये लैक्रिमल ग्लैंड जो होते हैं इससे आंसुओं को डाल देते हैं इधर नेजल कैविटी के अंदर। अब नेजल कैविटी के अंदर जाते हैं, वो अपने साथ फ्लूइड को भी लेते हैं। इस दफ़ा अक्सर जब बच्चे ज़्यादा रोते हैं तो उन्हें नाक से बुलबुले भी बनते हैं। वो जो बुलबुले बनते हैं वो दरअसल जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं वो आ रहे होते हैं और साथ में जो फ्लूइड होते हैं वो एक प्रेशर जनरेट होता है, उससे वो जो है एक बुलबुला बनता है, बबल बनता है। तो फ्राई इसके साथ जब आप रोते हैं तो आप फिर नोज जो है वो रनिंग करना शुरू कर देता है। रनिंग मतलब नाक जो है वो मुंह से उतर है नहीं, दौड़ना शुरू कर देता, भले उसके अंदर से फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसे आप रनी नोज बोलते हैं।
इसके बाद नंबर 2 पे जो इस चीज का पार्ट है वो है फेरेंस। यहाँ पे हमारे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में दो हिस्से हैं, नोज प्लस फेरेंस। फेरेंस जो है ये कॉन शेप्ड एरिया है और मस्कुलर यानी मसल से बना हुआ एक पाथवे है, कॉमन पाथवे है। फूड और एयर का कॉमन पाथवे है, लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। इसकी भी जो दीवारें हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन ही बनी हुई हैं। इसके बाद इस फेरेंस को दूसरा नाम थ्रोट से भी बुलाया जाता है और इस थ्रोट के 3 पार्ट हैं। ये जो सॉफ्ट पैलेट है जिसे आप तालू भी बोलते हैं उर्दू में, तालू। ये जो तालू होता है ना, इसके पास जो फेरेंस का एरिया है, इधर से नेजल कैविटी है, इधर से ये सॉफ्ट पैलेट है, तो ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं नेजोफेरेंस। यहाँ पे ओरल कैविटी है, ये वाला हिस्सा जो है ना ये इसे हम बोलते हैं ओरोफेरेंस। और ये बिलहोल जो नीचे लेरेंस के पास चला जाता है इसे बोलते हैं लेरेंजोफेरेंस। ये तीनों हिस्से मिल है फेरेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन एज वेल एज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़े हैं। उतनी देर के लिए फी अमानिल्लाह।